जब मॉडर्न आर्किटेक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तब मेरे जहन में एक ही नाम आता है, द किया सोनेट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द कार गाइड स्टाइल में ड्राइव रिव्यू ऑफ द किया सोनेट। कम्प्लीटली यूज़ करते हैं तो 9-10 kmpl से ज़्यादा नहीं आने वाली। इवन आर्मरेस्ट भी खोलने की जगह अगर करनी है तो शोल्डर हटाने पड़ते हैं। फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान में आती है हीटिंग इशू, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। तो वारंटी वाइज 3 इयर्स और आपको 1 लाख किलोमीटर्स की यहाँ पर वारंटी मिलती है। हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। गाड़ी की देखो, अब एनकैप टेस्टिंग तो नहीं हुई है अभी तक, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फील होगा डेफिनेटली। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर की बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है और आपको एक थोड़ा सेफ्टी वाला महसूस होगा। तो आई कैन कंसिडर इट एट 4 स्टार रेटिंग। आई एम नॉट सेइंग कि पक्का मिलेगी, दिस इज़ व्हाट आई फील। स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपको इंटीरियर में क्वालिटी कैसे मिलती है। तो बटन्स वगैरह से तो मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो, चाहे वो टच स्क्रीन हो, अब क्योंकि किया सेल्टोस से ही ली गई वो चीज़ें हैं तो आपको क्वालिटी अच्छी ही मिलती है हर एक चीज़ की। हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ मिलेगा, नीचे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, हालांकि थोड़ी सी लेदर का लुक दिया गया है, बट है वो हार्ड प्लास्टिक ही। ओवरऑल क्वालिटी वाइज नो इश्यूज एट ऑल। एर्गोनॉमिक्स की जहाँ पर बात आती है तो एक एक बटन बिल्कुल सही जगह पर प्लेस्ड है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर एसी कंट्रोल्स में जाना है, टच स्क्रीन का कोई पार्ट यूज़ करना है, या फिर इवन राइट साइड पे किसी तरह के कोई ORVM कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, विंडो कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग, गियर लेवर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट, नो इशूज़ एट ऑल। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर ड्राइवर्स कंफर्ट। देखो, फीचर्स के मामले में तो बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन अब बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। कुशनिंग, सीट के कुशन परफेक्टली फाइन, नो इशू एट ऑल, बढ़िया है, कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को बढ़िया मिल जाती है और लॉन्ग ड्राइव पर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा हगिंग इफेक्ट है। आई थिंक अगर कोई थोड़ा हेल्दी पर्सन होगा उसको थोड़ा सा इशू आ सकता है, साइड से इतनी अच्छी ग्रिपिंग उसको नहीं मिल पाएगी, थोड़ा तंग कर सकती है ऑन लॉन्ग रूट्स, बट नॉर्मल बिल्ड पर्सन के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर्स कंफर्ट में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्मरेस्ट। अब राइट साइड की आर्मरेस्ट पे भी आपको एक पैडिंग मिल जाती है फॉर द GTX प्लस वेरिएंट्स टॉप मॉडल्स में, और आपको यहाँ पर भी आर्मरेस्ट मिलती है ऑन द लेफ्ट साइड। तो किसी तरह का कोई इशू आपको नहीं फील होता और बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। गियर लेवर भी आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर द मैनुअल और इवन लाइक इसमें DCT में, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग के मामले में, तो यहाँ पर मुझे स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल परफेक्टली मेरे को बैलेंस्ड लगता है, क्योंकि अभी मेरी स्पीड है अराउंड 70, तो एक बिल्कुल सही वेट है, हैवी है बिल्कुल। मेरे को स्टेबिलिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए इतना हैवी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बिकॉज अगर ज़्यादा स्मूथ होगा तो इतने अच्छी मेरे को स्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब स्पीड्स कम होती हैं, यानी कि लोअर स्पीड्स पे, तब मुझे स्टीयरिंग काफ़ी लाइट वेट मिल जाता है, ताकि यू टर्न लेने हैं या ट्रैफिक में ऐसे से निकलना है तब मुझे हेल्प मिल जाती है। ट्रैफिक में एक और कंफर्ट में अगर एक फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मुझे मिलते हैं, ताकि ट्रैफिक में मुझे किसी तरह का कोई इशू ना आए। स्टीयरिंग जो फीडबैक और रिस्पॉन्स है बिल्कुल एक्यूरेट मुझे लगता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं यहाँ पर नहीं आई है, और सही अमाउंट ऑफ वेट है। हाई स्पीड्स पे ना, या फिर आप अगर हिल स्टेशन पे हैं, शार्प टर्न्स आपने लेने हैं, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ नहीं आएगी। अब आपको गाड़ी में मिलते हैं ड्राइव मोड्स फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पर अभी है इको मोड, दिस इज़ द नॉर्मल मोड जो सिटीज़ वगैरह के लिए बढ़िया रहता है। इको मोड इज़ फॉर द हाईवेज, और ये है स्पोर्ट्स मोड। अब मैंने जिस पे शिफ्ट किया, 70 की स्पीड है, आपको 6th गियर है, क्योंकि मैं नॉर्मल पे चल रहा था, लेकिन मैं जैसे ही पंच डाउन करूँगा 1-1.5 सेकंड की डिले पे 3rd गियर पे शिफ्ट किया और मेरे को प्रॉपर एक्सप्लोरेशन यहाँ पर मिल जाती है। 100 क्रॉस कर लिया है, अब 4th गियर शिफ्ट हुआ है, तो मुझे हाई रेंज, मिड रेंज, लो रेंज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। स्पोर्ट्स मोड में ऑफकोर्स वहाँ लगेगी भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है कि इको मोड में मुझे किस तरह की फीलिंग मिलती है यहाँ पर। तो इको मोड में जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी लो रेंज मिड रेंज की बात हम कर रहे हैं।
जब मैं इको मोड पे होता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा माइलेज मिलती है, वैसे तो इको मोड हाईवेज़ के लिए सही है, लेकिन फिर भी लो रेंज मिड रेंज में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सिटी के लिए, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, माइलेज के लिए इको मोड बिल्कुल बढ़िया रहता है, नॉर्मल मोड की तरह ही। और नॉर्मल मोड में तो थोड़ी सी मुझे बेटर पावर का कंट्रोल मिल जाता है, जो मुझे मिलना भी चाहिए। 120 PS की पावर आपको अगर चाहिए तो बेस्ट तो स्पोर्ट्स मोड है, लेकिन अगर माइलेज के साथ साथ पावर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली नॉर्मल मोड जो इसका आता है वो बढ़िया रहता है। मिड रेंज 2000 RPM के आसपास मुझे बढ़िया पावर मिलनी शुरू होती है, जो शुरू तो वैसे 1500 से होती है, लेकिन बढ़िया पावर मैं 2000 से ही कंसिडर करता हूँ। एंड उसके अलावा मुझे जो पावर यहाँ मिलती है आफ्टरवर्ड्स ये 6000 पर मिलेगी। अगर मैं इसे स्पोर्ट्स मोड पे कन्वर्ट कर दूंगा तब जो गियर शिफ्टिंग होगी इसकी वो होती है 6000 RPM के बाद ये गियर शिफ्ट करता है, ऑल द वे 6000 RPM तक जाएगा। बट प्रेफरेबली ज़्यादा आप इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाएं तो आई थिंक आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी। ब्रेकिंग की जहाँ पर बात आती है तो मुझे काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग यहाँ मिल जाती है, इफेक्टिव एंड फ्रंट में डिस्क पीछे ड्रम्स सामान खेला थोड़ा, बट कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है। आपको उस एरिया में, ब्रेकिंग के एरिया में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स हैं, कॉन्फिडेंस आपको हमेशा पूरा मिलेगा विद द किया सोनेट। बात करते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में। अब सस्पेंशन वाइज गाड़ी में जो अच्छा मुझे लगा कि थोड़ी डायनामिक टाइप ऑफ सस्पेंशन है। सिटीज़ में काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर से बचाने के लिए, और हाईवे पे काफ़ी स्टेबल रहने के लिए थोड़ी सी स्टिफर साइड पे चल जाती है, बट मोस्टली ये स्टिफर साइड पर है। 70-30 का रेशो है, और थोड़ी थोड़ी नॉइस जो अंदर मेरे को आती है इसकी सस्पेंशन की नॉइस मेरे को थोड़ी थोड़ी अंदर आएगी, स्पेशली जब ये थोड़े रास्ता वैसा आता है, कोई पॉट होल्स हैं, उस तरीके से नॉइस थोड़ी सी अंदर है, नो डाउट। अब टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट की बात करें तो ट्रांसमिशन, DCT ट्रांसमिशन, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट ट्रांसमिशन मानी जाती है, और मैं भी यही चीज़ मानता हूँ, वो आपको किया सोनेट में मिलती है, और आज हम जैसे वही चला रहे हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। DCT के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको बहुत ही स्मूदर शिफ्ट्स, सही टाइम पे पावर, डिले काफ़ी कम अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो, और उसके अलावा एक बढ़िया रिफाइनमेंट मिल जाती है ट्रांसमिशन की तरफ से। लेकिन नुकसान, अब क्योंकि ये ड्राई क्लच असेंबली पर है, इसकी हीटिंग इशू थोड़ा सा रहेगा। वेन्यू में भी है, सेल्टोस में भी है, क्रेटा में भी है, एंड सेम गोज विद द सोनेट। आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा एक हीटिंग इशू, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आप अगर ट्रैफिक में फंसे हैं, तो जैसे अभी बम्पर टू बम्पर आ गया, अगर DCT में जा रहा हूँ, ब्रेक हाफ प्रेस रखूँगा तो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आएगी और हीटिंग इशू हो सकता है। बट अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको न्यूट्रल पे करते रहेंगे तो आपको DCT से प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड डिसएडवांटेज इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एज वेल। DCT की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैनुअल से नॉर्मली 1-1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो DCT तभी लें अगर आपको रनिंग ट्रैफिक वाली ज़्यादा है एंड इस तरह की है जिसमें आपको क्लच से छुटकारा चाहिए। IMT वाली तरफ भी जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं करना चाहते। आई थिंक DCT के कंपैरेटिवली वो थोड़ी बेटर ऑप्शन रहती है। वाइब्रेशंस एंड हार्शनेस भी आपको थोड़ी थोड़ी महसूस इसमें गाड़ी में होती है, नॉइस भी थोड़ी सी अंदर आपको आएगी, तो वो चीज़ें आपको NVH के मामले में बेटर हो सकती थी। एक्चुअली वाइब्रेशंस हैं इसलिए बिकॉज ये 3 सिलेंडर इंजन और टर्बोचार्ज के साथ है। हार्शनेस ऐसा सच इतनी नहीं है, रिफाइंड इंजन है BS6 ऑफ कोर्स। और रही बात आपको इसकी नॉइस की, तो नॉइस अंदर है, उसका एक मेजर रीज़न है वही 3 सिलेंडर एंड टर्बोचार्ज, और यहाँ पर इंसुलेशन नहीं है, तो वो बेटर हो सकती थी। हालांकि डोर्स वाली साइड पे डैम्पनिंग मुझे लगता है कि ठीक की गई है, बट वही बात है कि थोड़ी थोड़ी बेटर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बात करते हैं रियल लाइफ माइलेज की, तो DCT में अगर आप उसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं, सिटी में हार्शली को रेसिंग मोड में, या 120 PS को कम्प्लीटली यूज़ करते हैं, तो 9-10 kmpl से ज़्यादा नहीं आने वाली है। हमारी 8-9 के बीच में रही थी जब हमने इसको पूरे हार्शली हिल्स वगैरह पे चलाया। उसके अलावा अगर इससे ऊपर जाते हैं यानी कि सिटी में, तो नॉर्मल अगर सिचुएशन में मैं चला रहा हूँ तो 12 kmpl, हाईवे पे 15-16, लेकिन अगर हाईवे पे आप 80-90 की स्पीड, क्रूज़ मोड पे चल रहे हैं, क्रूजिंग स्पीड है आपकी, तब आपकी माइलेज आ जाएगी आपको 19-20 kmpl के आसपास, जो एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के लिए बढ़िया है। अब बारी आती है डिज़ाइन एनालिसिस की, और मेरा ओपिनियन उसको लेकर क्या है। तो फ्रंट लुक तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ब्रॉड भी लगता है,
इस सेगमेंट की बेस्ट फ्रंट में कह सकता हूँ, आई थिंक मैं कह सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं पूरे सेगमेंट में कौन सी गाड़ी का आपका डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है? साइड प्रोफाइल में भी आपको अलॉय व्हील्स अच्छे मिल रहे हैं, रूफ रेल्स आपको काफ़ी हाइट की प्रेजेंस देते हैं, रोड प्रेजेंस आपको बढ़िया मिल जाती है। रही बात रियर साइड की, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि इंप्रूवमेंट हो सकती थी। अब क्या है कि फ्रंट साइड काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन उतना ही अग्रेसिव या अट्रैक्टिव रियर साइड नहीं है, विच इज़ व्हाट आई फील। अब आप मुझे बताएं, आप फ्रंट को कितने स्कोर दोगे, साइड को और बैक को? फ्रंट को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, साइड को 7, पीछे 5-6 ठीक है आई गेस। आप भी बता दें कमेंट करके। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाते हैं इसकी मेंटेनेंस, वारंटी, जो आपको शायद कोई भी ना बताए। तो वारंटी वाइज 3 इयर्स और आपको 1 लाख किलोमीटर्स की यहाँ पर वारंटी मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड करा के 4th एंड 5th भी ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके रनिंग ज़्यादा है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक वाली तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 4th एंड 5th की एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी पेट्रोल ले रहे हैं, चाहे वो हो द 1.2 और द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, तब आपको आई डोंट थिंक सो 4th एंड 5th ईयर की वारंटी लेने की ज़रूरत है। बाकी आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लें। रही बात, इससे आगे चलते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस वाइज किया सेल्टोस की तो बहुत ज़्यादा अभी जो सर्विस कॉस्ट है नहीं आ रही है। सोनेट बीइंग अ स्मॉलर इंजन, स्मॉलर कार्स, कम लेस फीचर्स, आपको यहाँ पर भी मेंटेनेंस इशू नहीं आएगा। सर्विस कॉस्ट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किया 1 साल होगी यहाँ पर इंडिया में, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस इनका अच्छा चल रहा है। 1 लाख यूनिट इन्होंने किया सेल्टोस के बेचे हैं 1 साल में, जो एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये धीरे धीरे बहुत नई नई जगह पर शोरूम्स भी खोल रहे हैं। अभी शोरूम्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब शोरूम्स की प्रॉब्लम वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। और किया बहुत सीरियस है इंडियन मार्केट को लेकर, और आपको आगे चलकर भी आफ्टर सेल सर्विस की इशू नहीं आएगा। कोई भी किया सोनेट हो, किया सेल्टोस हो, या फिर इवन किया कार्निवल ही क्यों ना हो। रही बात ब्रांड रेपुटेशन की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किया मोटर्स की तरफ से, बिकॉज अब ये काफ़ी सीरियस है इंडियन मार्केट को लेकर। चाहे शोरूम लेवल पर हो, चाहे डीलर लेवल पे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जाओगे, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रेजेंस जो है ब्रांड की वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, नंबर 1 कंसीडर किया जाता है कई कंट्रीज़ में। इंडिया में भी आई थिंक ये कैपेबिलिटी तो रखता है नंबर 1 होने की। अब आप मुझे बताएं, आपको ओवरऑल किया ब्रांड कैसा लगता है, नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। अब मेजर क्वेश्चन आता था रियर सीट का कि आखिर कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। मैं तो यहाँ बैठा हूँ कंफर्टेबली, एक और पर्सन मैं अंदर से बुलाऊंगा, सॉरी बाहर से बुलाऊंगा अंदर, तो देखते हैं कि उनको स्पेस कैसे मिलती है। ये है मयूर, हमारी वीडियो शूट एडिट यही करते हैं। तो हेलो 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 कहाँ जा रहा था? तो आप देख सकते हैं कि सोनेट में 2 जने अभी इस टाइम पे बैठे हैं। मेरे नॉर्मल बिल्ड, ये थोड़े से हेल्दी वाले आ जाते हैं, बुरा नहीं मानना। लेकिन बात ये है कि हमारे पास स्पेस बीच में कितनी बचती है, तो थर्ड पर्सन की स्पेस मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। क्या आपको आ रही है? इवन आर्मरेस्ट भी खोलने की जगह अगर करनी है तो शोल्डर हटाने पड़ते हैं। यही शोल्डर रूम की यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं थोड़ा टाइट होके बैठूँ, आप भी अगर थोड़ा टाइट होके बैठें, तब हाँ डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोग आ जाएंगे। जो क्वेश्चन है, हमने ऐसी ही गाड़ी में 4 लोग भी बिठाए हैं, 3 भी बैठ जाएंगे। लेकिन कंफर्टेबल की बात आए तो दो लोग बैठ सकते हैं, और एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। इनका कहना है कि छोटा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक बैठ सकता है। वैसे 2 कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। रही बात अब इसके एक और कौन की, वो आ जाती है स्पेस। स्पेस को लेकर देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ज़्यादा है, कम है, ठीक है, क्या है। मैं मानता हूँ कि ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि थोड़ा हुड काफ़ी लंबा एक स्ट्रेंथ देनी है, बूट स्पेस काफ़ी अच्छी दी है, तो पैसेंजर्स के लिए थोड़ी जगह कम रह गई है एज़ कम्पेयर टू दूसरी का। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ये कॉन्स में मैं कंसिडर करता हूँ कि थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है अंदर, तो मज़ा ही आ जाता। तो ये था मेरी तरफ से किया सोनेट का डिटेल ड्राइव रिव्यू ऑफ द DCT वेरिएंट। हालांकि IMT भी हो गया, और ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ टॉप मॉडल लेना हो, मिडल वेरिएंट्स और बेस वेरिएंट्स भी देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक किए बिना ना जाइएगा, कमेंट करें अपना ओपिनियन रिगार्डिंग आवर चैनल एंड ऑफ कोर्स द किया सोनेट एज वेल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।